अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आखिरी दिन एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आपने आखिरी दिन कैसे तैयारी करनी है और आखिरी दिन पेपर से पहले आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि आपको पेपर में हेल्प करेंगी, और पेपर करते दौरान आपने कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस तरह आपने पेपर अटैम्प्ट करना है और कौन कौन सी टिप्स यूटिलाइज करनी है और पेपर में अच्छा आपने परफॉर्म करना है। तो आज की वीडियो का मकसद कुछ टिप्स देना है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इंशाल्लाह आपको आपके पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। अब सबसे पहले जो है वो आप लोगों के लिए एक एप्रिसिएशन है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल एमडी कैट में अपेयर हो रहे हैं, कि उन लोगों को अप्रिसिएशन है कि उन्होंने हिम्मत दिखाई कि उन्होंने एमडी कैट करना है, उन्होंने एक ख्वाब देखा और उन्होंने 4.5 महीने का एक मुश्किल टाइम गुजारा। तो उन सब के लिए अप्रिसिएशन है। और सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिपीट कर रहे हैं, जिन्होंने 1 साल या 2 साल और लगाए हैं ताकि जो है ना वो अपना ख्वाब पूरा कर सकें। तो उन सब लोगों के लिए अप्रिसिएशन है, उन लोगों की हिम्मत को सलाम है कि उन्होंने अपने ख्वाब को नहीं छोड़ा। अब दूसरे नंबर पे आप लोगों की तैयारी के हवाले से कि आप लोगों ने आखिरी दिन कैसे पढ़ना, तो वो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। बस बेसिक सा आपको जो है ना ओवरव्यू दे देते हैं कि आखिरी दिन में आपने कोशिश करनी है कि अपना जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है उसको रिवाइज़ कर लें। जो आपको लगता है कि आखिरी दिन में आपको जो है ना वो बॉदर करेगा या उसके क्वेश्चन जो है ना वो आपको मुश्किल लगेंगे, जैसे कि किसी को फिज़िक्स मुश्किल लगता है तो किसी को इंग्लिश मुश्किल लगता है, तो आपने आखिरी दिन में अपने मुश्किल सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है। जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपके पास जितना भी टाइम बचता है उस टाइम के अंदर आपने अपने जितने भी नोट्स आपने बना रखे हैं, जो आपने शॉर्ट लिस्टिंग कर रखी है, उसको बार बार रिवाइज़ करना है। आप जितनी बार अपने नोट्स को ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, आपके हर रिवीजन में एक एमसीक्यू, कम से कम एक एमसीक्यू आपका ज़्यादा ठीक होगा। हर रिवीजन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर पता लगेगा जिसकी बेस पे आपका कम से कम एक एमसीक्यू जो है ना हर रिवीजन में ज़्यादा ठीक होगा। मगरिब के टाइम तक आपने अपनी सारी की सारी रिवीजन कर लेनी है। आप अपनी तैयारी से 100% सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए आपको। अब जब मगरिब का टाइम हो गया है उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ें और कोशिश करें कि मगरिब की नमाज के बाद आप पढ़ना छोड़ दें। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि अभी और रिवीजन करना बाकी है या थोड़ा सा सिलेबस रह गया जो रिवाइज कर लें, तो आप कोशिश करें कि मगरिब और इशा के दरमियान जितना आप रिवीजन कर सकते हैं करें। पहले तो मगरिब के बाद पढ़ना छोड़ दें। अगर आपकी रिवीजन का थोड़ा बहुत सिलेबस रह गया है तो फिर इशा तक आप पढ़ें, लेकिन इशा की नमाज के बाद पढ़ना बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपने इशा की नमाज के बाद भी आप पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग को थका रहे हैं, और आप अपने दिमाग को जितना थकाएंगे उतना आप अपने एग्ज़ाम में अपना नुकसान करेंगे। अब जब आपने मगरिब के बाद या इशा के बाद पढ़ना छोड़ दिया, आपने उसके बाद सिंपल सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नमाज़ पढ़नी है, वालिदैन से दुआएं लेनी है, और सबसे जो मेन चीज़ है अपने कल के एग्ज़ाम के लिए जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे आपकी बॉल पॉइंट्स हो गए, जैसे आपका क्लिप बोर्ड हो गया, या जो भी चीज़ें आपने जो ड्रेस पहन के जाना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपने तैयार करनी है। और कोशिश करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उस दिन जो भी ड्रेस पहनना है वो लाइट हो, बहुत ज़्यादा हैवी वेट ना हो या बहुत ज़्यादा जो है ना डार्क कलर ना हो, जिसकी वजह से जो है ना वो आपको उलझन सी हो और आप उसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना वो परेशान रहे, वो आपको पेपर के दौरान जो है ना वो बोझ लगे आपको। इसलिए कोशिश करना है बिल्कुल लाइट वेट जो आपका ड्रेस होगा वो पहनना है। रात के वक्त ही अपने रोल नंबर स्लिप, अपनी पेन पेंसिल्स और अपनी जो क्लिप बोर्ड है वो तैयार करके रखनी है, और कोशिश करनी है कि न्यू बॉल पेन लेके नहीं जानी। ऐसी बॉल पेन लेके जानी है जो आपने पहले यूज़ की हुई हो, पहले वो रिदम में आ चुकी हो। 2-3 ऐसी पेंसिल्स हों जो आपके रिदम में हो, ताकि वहाँ पे जाके आपने वो जो पेंसिल है वो आपको बिल्कुल आपके लिए नई ना हो, वहाँ पे आपको जाके परेशानी ना हो। इसलिए कोशिश करने के यूज़ की हुई पेंसिल ही आपने वहाँ पे लेके जानी है। अब ये बिल्कुल एक कॉमन सी बात है कि उस रात बहुत सारे बच्चों को नींद नहीं आएगी, परेशानी की वजह से, टेंशन की वजह से कि कल क्या होगा। तो अगर पहली बात कोशिश करें कि आप सुकून से सो जाएँ। ये बात जहन से निकाल दें कि कल आपका एग्ज़ाम है। ये बात जहन से निकाल दें कि आपने तैयारी की है या नहीं की। ये बात बिल्कुल ना सोचें कि आपकी कितने % तैयारी है या नहीं है, और ये बात तो बिल्कुल भी ना सोचें कि आपका सेकंड चांस है, आपका थर्ड चांस है, या ये आपकी कौन सी अटैम्प्ट है और पता नहीं आपका होगा या नहीं होगा, किस हद तक सर्टेनिटी है या अनसर्टेनिटी है। ये बात बिल्कुल भी जहन से निकाल दें। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आपको नींद नहीं आ रही, तो जो सबसे मेन बात है
वो ये है कि आपने मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करना, आपने स्क्रीन बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, आपने नवाफिल अदा करने हैं, अपनी फैमिली को टाइम देना है, वालिदैन के साथ बैठे रहें, आप लेटे रहें, लेकिन मोबाइल यूज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप अपनी आंखों को जितना थकाएंगे उतना अगले दिन वो आपको परेशान करेंगे। अब सुबह जैसे ही आप जागते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी तैयारी करना शुरू कर दें और बिल्कुल नॉर्मल और रिलैक्स वे में तैयारी करें। कोशिश करें कि अगर आपने ज़्यादा सफ़र ट्रैवल करना है तो आप थोड़ा जल्दी जागें, अपनी तैयारी का इतना टाइम आपके पास हो कि आपको चीज़ें जल्दी जल्दी ना करनी पड़े, क्योंकि आप जितना जल्दी जल्दी चीज़ें करेंगे उतना ज़्यादा जो है ना आपका दिमाग उलझेगा और आपने उस दिन अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये आपका जो एग्ज़ाम है वो आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी हिम्मत, आपके हौसले और आपकी नर्व्स का एग्ज़ाम है। आप कोशिश करें कि अपने किसी फैमिली मेम्बर को, जो भी आपके साथ जा रहे हों, आप उनके साथ एग्ज़ाम हॉल में जाएं और जब एग्ज़ाम हॉल में आप पहुँचें तो टाइमली पहुँचें। वहाँ पे जाके अपनी जो भी आपकी रोल नंबर स्लिप के अकॉर्डिंग आपने जो भी आपको रूम मिले या जो भी आपको एग्ज़ाम हॉल मिले तो आपने वहाँ पे पहुँचना है और टाइमली पहुँचना है, ताकि आपको जल्दी में चीज़ें ना करनी पड़े। क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम रहेंगे, जितना ज़्यादा आहिस्ता और सुकून से काम करेंगे, उतना आप मेंटली तौर पर रिलैक्स रहेंगे और जितना मेंटली तौर पर रिलैक्स रहेंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते हैं, अपनी सीट पर बैठते हैं, तो आपके पास टाइम होगा जिससे पहले पेपर होने से पहले आप काफ़ी देर वहाँ पर रिलैक्स बैठेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि पानी की बोतल लेके जाएं या कोई जूस वगैरह लेके जाएं। तो आप जो पानी की बोतल या जूस वगैरह लेके जाते हैं तो आपने थोड़ा बहुत उसको वहाँ पे पहले पी लेना है, ताकि आप थोड़ा काम हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और जितनी देर आपने वहाँ पे बैठना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना कि देखें कौन किस तरह कर रहा है, कौन कितना कॉन्फिडेंट है, कौन कितना परेशान है, बिल्कुल भी नहीं देखना। आप अपने तक रहें, सुकून से रहें, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। बिल्कुल यूँ समझें कि जो आपके जो UHS की सीटें हैं 3000 जो 24, 25 या 26 जो सीटें हैं, उनमें से एक सीट तो मेरे लिए रिज़र्व हो गई है। इसलिए बस मैंने ये पेपर जो मेरे लिए एक फॉर्मेलिटी है और बस इंशाल्लाह ये पेपर मैं दूंगा और उसके बाद वो मुझे सीट मिल जाएगी। अब जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो पेपर के लिए आपको आंसर शीट भी मिलेगी। अब आंसर शीट पे आपने जो है ना अपना रोल नंबर, अपना नाम वगैरह लिखना है और पेपर का जो कोड है वो लिखना है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बेएहतियाती करते हैं, वो जल्दी जल्दी में करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एहतियात करने की वजह से भी गलती करते हैं। इसलिए आप सब ने जब भी पेपर अपने एकेडमी में टेस्ट वगैरह दिए होंगे, वहाँ पे बबल शीट्स वगैरह फिल की होंगी, तो बिल्कुल इसी तरह रिलैक्स रहना है। अपना जो नाम है, रोल नंबर है, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सुकून से लिखना है और ये सोचना भी नहीं है कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि आपको जब डर होना कि मुझसे गलती होगी तो आपसे ज़रूर गलती होती है, इसलिए बिल्कुल पुरसुकून रहना है। आपने बिल्कुल देखभाल के अपना नाम, रोल नंबर लिख लेना है और उसके बाद आपने अपना प्रॉपर पेपर का आगाज़ कर देना। अब जैसे ही आप पेपर का स्टार्ट करते हैं तो आपने कोशिश करनी है जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करें। आमतौर पे जो स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी होता है, लेकिन ये हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर किसी का केमिस्ट्री अच्छा है तो वो केमिस्ट्री से स्टार्ट कर ले, लेकिन आमतौर पे हम रिकमेंड करते हैं कि आप बायोलॉजी से स्टार्ट करें। और बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही आप एक MCQ करते हैं, आपने पहला MCQ देखा, आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल आसान MCQ है, तो आप बहुत ज़्यादा हेस्टी ना हो, बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें, बिल्कुल पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून होकर पेपर करें और किसी भी MCQ के ऊपर स्टक ना हो। अगर कोई आपको लगता है कि MCQ नहीं आ रहा तो आप उस MCQ को छोड़ें, अगले पे चले जाएं। अगर वो भी लगे कि नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, वो छोड़ें, अगले पे चले जाएं। क्योंकि इस वक्त आपके ब्रेन पे 200 MCQs का प्रेशर है। जब आपके ऊपर 200 MCQs का प्रेशर है तो आप अपने सारी मेमोरीज को रिकॉल नहीं कर सकते, इसलिए आप MCQs छोड़ते रहें। जब आप आखिर में सारे MCQs कर चुके हों, जब आपके 160, 70 या 180 MCQs हो जाते हैं, जो 20, 30 या 40 MCQs बचते हैं, तो फिर आपके दिमाग पे सिर्फ 20-30 का प्रेशर होता है, तो आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी क्लियर हो चुकी होती है। इसलिए वहाँ पे बहुत सारे MCQs आपको देख के लगेंगे कि ये तो इतने आसान MCQs थे, मैंने छोड़े थे। उसकी वजह ये होती है कि आप मेंटली तौर पे अब रिलैक्स होते हैं। अब जैसे आपने बायोलॉजी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने केमिस्ट्री करना है, उसके बाद फिजिक्स और फिर इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। अब आपने जब फिजिक्स अटैम्प्ट करनी है तो फिजिक्स में आमतौर पे ये रूटीन होती है कि बच्चे शुरू में वो MCQs जो न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं वो छोड़ते जाते हैं और बाकी MCQs करते जाते हैं। वैसे तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी हर न्यूमेरिकल के लिए नहीं है कि कोई भी न्यूमेरिकल है जो आपको लगता है कि आसान है वो भी आप छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा न्यूमेरिकल जो सॉल्व हो सकता है, जो जिसका शॉर्टकट वहाँ पे दिया हो, आप उसको देख के उसको सॉल्व कर सकें तो आप उसको सॉल्व करते जाएं।
क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप सारे न्यूमेरिकल्स को छोड़ दें और आखिर में आपके पास इतने सारे न्यूमेरिकल्स ही बचे हुए हों और आपके पास इतना टाइम ही ना हो कि उन सबको सॉल्व कर सकें। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं उनको टाइम के साथ साथ जो है ना वो करते रहें। जैसे कुछ ऐसे एमसीक्यू जो आपको लगे, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत मुश्किल हैं, जो नहीं होंगे सॉल्व फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आप फिर उनको छोड़ दें और आखिर में जब आपके पास टाइम बचे तो आपने उनको उस वक्त सॉल्व करें। अब 2-3 जो सबसे मेन चीज़ें हैं जो बच्चे जिनमें अक्सर जो है ना वो लूज़ करते हैं, उनमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि बच्चे पेपर के दौरान पेपर के बारे में कम और उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जिनके सामने या जिनकी नज़रों में वो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन के कुछ इज्जत कमाएं। उनको लगता है कि अगर वो डॉक्टर बनेंगे तो उनके वालिदैन उनसे खुश होंगे, उनके असातिज़ा उनसे खुश होंगे। तो सवाल ये है कि आपके वालिदैन या आपके असातिज़ा आपको खुश देखना चाहते हैं, चाहे आप डॉक्टर बने या दुनिया में कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें, आपके वालिदैन, आपके टीचर्स आप पे हमेशा प्राउड फील करेंगे। तो इसलिए इस प्रेशर को ज़हन से निकाल देना है। ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचती कि अगर खुदा न खासा मेरा ना हुआ तो मैं अपने वालिदैन को क्या मुंह दिखाऊंगा या अपने जो मेरे असातिज़ा हैं उनके सामने मैं उनको कैसे फेस करूंगा। तो ये बात आपने बिल्कुल भी ज़हन से निकाल देनी है, क्योंकि आपके वालिदैन के लिए, आपके असातिज़ा के लिए आप अजीज़ हैं। आप किस प्रोफेशन में हैं इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका वजूद उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब असल जो चीज़ है वो यही है कि आपने 4.5 महीने जो भी एफर्ट की है उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। आपने जितनी मेहनत की है उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उन 3.5 घंटों की एफर्ट का फ़र्क पड़ता है जो आपने एग्ज़ाम हॉल में करनी है। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने कुछ और पढ़ लिया होता तो मैं आज पेपर अच्छा मेरा हो जाता, तो बेटा इस सोच से आपका ना तो पेपर अच्छा होगा ना ही आप कुछ कर पाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि मैंने पीछे क्या तैयारी की है, पीछे मेरे जो है ना मैंने अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं किया, एकेडमी के जो टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आते थे या नहीं आते, मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ इन 3.5 घंटों में अपने दिमाग को 100% यूज़ करना है और बेहतरीन परफॉर्म करना है, और तभी आप सबसे बेहतरीन परफॉर्म करें। अब पेपर के दौरान 2 किस्म के सिनेरियोज सामने आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पेपर बहुत आसान हो और आप पेपर को देखें और फ़ौरन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में पेपर करना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। एक एमसीक्यू देखें और अगर वो आसान आ गया और आपका ठीक हो गया तो आपको लगेगा मेरा तो एडमिशन हो गया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप ब्लंडर करेंगे और उससे आपको नुकसान होगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपके सामने पेपर मुश्किल आ गया, आप पेपर देखें, एक एमसीक्यू आपने किया, आपको लगा ये मुझे नहीं आ रहा तो मेरा तो एडमिशन होगा नहीं, मेरा साल ज़ाया हो गया। जिसने 2 साल या 3 साल लगाए हैं वो कहेगा मेरी तो सारी मेहनत ही ज़ाया होगी। तो एक बात याद रखें, ये पेपर जो आपके सामने है यही पेपर 2 लाख स्टूडेंट्स के सामने है। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है 2 साल के एफर्ट के बाद या 1 साल के एफर्ट के बाद, अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो ये हर बच्चे को ही मुश्किल लग रहा होगा। इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका एक एमसीक्यू गलत हो गया। आपका मकसद एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, इसलिए चाहे पेपर आसान हो या मुश्किल हो, अपने आप को बैक करना है, मजबूत रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और उस पेपर का सोचना है। ये नहीं सोचना कि पेपर मुश्किल है, मेरा होगा या नहीं होगा। आपका होगा, आपने मेहनत की है और आपके साथ बहुत सारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह अगर आपके नसीब में है तो किसी का बाप भी आपसे नहीं छीन सकता। तो आखिर में आप लोगों के लिए बेशुमार दुआएं हैं, आप लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर बेहतरीन होगा। बस आपने हौसला रखना है और सिर्फ पेपर पे फोकस करना है। मेरी, आपके वालिदैन की, आपके असातिज़ा की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।